वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज अपनी डेट 23 तारीख है। 23 तारीख के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और सारी चीजें एक साथ ही देख लेते हैं कि क्या क्या न्यूज में चल रहा है, क्या क्या पढ़ सकते हैं हम लोग और एग्जाम में क्या क्या आ सकता है। इसकी पीडीएफ चाहिए हो वो भी आपके सामने है, बिल्कुल ये आप देख सकते हो। मैं तो कहूंगी भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, थोड़ा सा बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब अपलोड हो जाती है। बाकी ये है हमारे इम्पोर्टेंट 5 आर्टिकल। हॉर्टिकल्चर, लूनार ऑब्जर्वेशंस, इसराइल का डिफेंस, कॉटन की डिक्लाइनिंग अपील और एंटार्क्टिक क्रॉनिकल्स। ये है 5। देखो सबसे पहला तो भाई ये है कि जो हमारी जितना भी हॉर्टिकल्चर होता है उसके ऊपर अभी इंडिया की गवर्नमेंट ने एक न्यू प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, क्योंकि ये इसीलिए न्यूज में आया है। प्लेटफॉर्म का नाम है सीडीपी सुरक्षा। ताकि हॉर्टिकल्चर जो भी करते हैं, हॉर्टिकल्चर कौन सी प्रैक्टिस होती है, वो होती है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ग्रो करने की प्रैक्टिस। तो सीडीपी सुरक्षा ये जो है ना, इसकी फुल फॉर्म भी है। सुरक्षा की फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स एलोकेशन नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंस। ठीक है, ताकि हॉर्टिकल्चर जो सेक्टर है वो काफी बढ़ सके। और क्योंकि हॉर्टिकल्चर में 1/3, मतलब पूरा जो एग्रीकल्चर है उसका 1/3% कॉन्स्टिट्यूट करता है हॉर्टिकल्चर अपने आप में। तो उसके लिए ये वाली चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी उस कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है, सो आप ये पढ़ सकते हो हॉर्टिकल्चर के बारे में। तो अभी इसी के लिए स्टार्ट किया गया है। किसने स्टार्ट करा है? हमारी मिनिस्ट्री ने ही। पूरी हॉर्टिकल्चर के डेवलपमेंट के लिए एक नया मंच सीडीपी सुरक्षा के नाम से, जिसमें क्या है कि जो जितनी भी और स्कीम्स चल रही है ना, हमारी पीएम किसान स्कीम वगैरह, सबको एक साथ जोड़ दिया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म पे क्या होगा, हमारे जो फार्मर्स हैं, वेंडर्स, वेंडर्स क्या होते हैं? जो कि विक्रेता होते हैं, जो वो जो है विक्रेता वगैरह, वो सब यहाँ पर जितने भी हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, एजेंसीज हैं, उनके साथ मिलके कोलैबोरेट करेंगे। तो फार्मर्स अपने फोन में उसको लॉगिन करेंगे, आप लॉगिन करोगे, आपका मोबाइल नंबर डालोगे, ओटीपी आएगा। और फिर जो आपको कोई भी मटेरियल चाहिए एग्रीकल्चर का, मान लो जैसे सीड्स चाहिए, कोई भी है ना, बीज होते हैं, अंकुर होते हैं, पौधे होते हैं, ये सबका ऑर्डर दे सकते हैं। जैसे अभी हम घर बैठे बैठे अपना, कभी अपने को मन है कुरकुरे खाने का, अंकल चिप्स खाने का, तो अपन ब्लिंकिट कर लेते हैं ना इजीली। ऐसे ही फार्मर लोग भी अपनी जो चीजें, आइटम्स चाहिए वो सब होगा। ठीक है। और एक बार उन्होंने डिमांड इसके लिए करी किसानों ने, तो उसके लिए सिस्टम में उनसे रोपण सामग्री की लागत में अपना हिस्सा देने की मांग की जाती है। और सरकार भी उस पर भुगतान करती है सब्सिडी। जिससे क्या होगा कि फार्मर्स को सब्सिडी मिल जाएगी एट द सेम पॉइंट। उनको वेट नहीं करना पड़ेगा महीने भर का, 6 महीने का, कि सब्सिडी मिलेगी। तो यहाँ पर जो भी प्लांटिंग का जो भी मटेरियल होगा वो उस तरफ होगा, और फार्मर को सिर्फ अपना हिस्से का पे करना होगा, बाकी सब्सिडी वाला सरकार पे करेगी। यहाँ पर उस स्क्रीन पे सारा कुछ लिखा आ जाएगा कि इसका इतना है, सरकार ने इतना पे करना है, फार्मर ने इतना पे करना है। और जो भी एक बार ऑर्डर हो गया, वो पहुंचा दी गई उन फार्मर तक, तो वो अपने खेत की जियो टैगिंग की तस्वीरें जो हैं वो वहां पर बता सकते हैं कि भाई हमारे पास ये चीज पहुंच चुकी है। वेरिफिकेशन के बाद ये चीजें वो उनको इनवॉइस भी अपलोड करना पड़ेगा सारा, मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाने पर। तो ये है। ठीक है, इसे कहते हैं ई रूपी। इस पेमेंट मैकेनिज्म को ई रूपी कहते हैं। सीडीपी सुरक्षा जो प्लेटफॉर्म है ये वाला, ये ई रूपी वाली चीज को यूज करेगा, वन टाइम पेमेंट करनी है। ठीक है, कार्ड के बिना कोई डिजिटल पेमेंट ऐप नहीं चाहिए, कोई इंटरनेट बैंकिंग नहीं चाहिए। ठीक है, वो आप इस तरीके से क्यूआर कोड या एसएमएस के थ्रू ही चल जाएगा। तो ये है सिस्टम पूरा। पहले क्या होता था, अगर मैं पहले और अभी की बात करूं, मतलब कि पहले में क्या होता था और अभी क्या है। पहले ये होता था कि जो भी हमारे फार्मर्स होते थे, उनको ये सारी चीजें खुद से खरीदनी पड़ती थी। ये देखो, आप इधर पढ़ो, यहाँ पे रीड करो। ओल्ड सिस्टम में, पुरानी व्यवस्था में, किसान को रोपण सामग्री के लिए स्वयं खरीदनी पड़ती थी। फिर उनको सब्सिडी जारी करने के लिए अधिकारियों को संपर्क करना पड़ता था। यहाँ पर ये सब सिस्टम को हटा दिया जाएगा। किसानों को पहले ही सब्सिडी प्रदान कर दी जाएगी, और किसानों को रोपण सामग्री की आपूर्ति पहले ही करवा दी जाएगी, और उनको भुगतान भी मिल जाएगा इस चीज का।
ठीक है, तो ये है। और अपनी वो डिलीवरी उनको हो गई है उस पूरी चीज की प्रॉपरली, उसकी वीडियोस वगैरह भी वो अपलोड करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग अपना अपना सामान खरीदते हैं कितने सारी चीजों को, हम भी अपलोड करते हैं चीजों को कि भाई ये हमने सामान मंगवाया था तो ये कुछ इस प्रकार का निकला है। हम करते हैं ना ये सारी चीजें, तो वो भी यहाँ पर ये चीजें प्रोवाइड करते हैं। तो वो चीजें यहाँ पर भी जो की जाती है। बात समझ में आई भाई? सो ये था आपका एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को यूं ही रटनी है, एग्जैक्टली जो मैंने बताई है। तो आप ये रीड कर लो, लिख लो, पढ़ लो, लर्न कर लो इस पूरे को। और ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी बात कि मैं इसमें क्या समझाना चाह रही हूँ आपको। ठीक है, सिस्टम क्या है इसके अंदर, पूरा सिस्टम वन बाय वन आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो, ये वाली समझ में आ गई, नया और ओल्ड में क्या डिफरेंस है। अभी स्टेटस क्या है, काफी सारे फार्मर्स ने यहाँ पर अपना जो है वो रजिस्टर करवा रखा है। 8,000 से ज्यादा फार्मर्स है नासिक महाराष्ट्र के, बाकी कुछ फार्मर्स में मेघालय के हैं। बैंक्स ने कोलैबोरेट किया, HDFC, ICICI, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, जो कि ई रूपी वाउचर्स को जनरेट करेंगे। तो ये सब इन बैंक्स और इन सब के साथ मिलकर के कोलैबोरेट किया है। ठीक है, एक है क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम में ही आता है, जो कि ज्योग्राफिकल स्पेसिफिकेशन के लिए ही पूरा ये इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो ये भी आप पढ़ सकते हो, ये भी कुछ उसी प्रकार का है। ठीक है, बेसिक यही था आपको जो याद करना है। बाकी ये जो बाकी इंफॉर्मेशन लिखी है जो कितने भी पैसों की हिसाब किताब की, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चंस नहीं आता। अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन को डिटेल में नहीं पूछा जाता है। पर हाँ, जो मैंने अभी आपको यहाँ तक बता दिया है, वो तो 110% इन्फॉर्मेशन एग्जाम के लिए जरूरी बन जाती है। वो तो देखो वैसे के वैसे ही पूछी जाएगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आपको ये नहीं पढ़ना है। ये तो एग्जैक्ट जो बताया है ना उसी प्रकार से पढ़ना है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो। सो आप ये लिख दो, आप ये अपने नोट्स में भी लिख लो, पढ़ लो इसको। ठीक है भाई, चलिए, अगला है हमारे पास सेकंड टॉपिक, भी पढ़ लेते हैं। सेकंड टॉपिक है अपने पास लुनार की ऑब्जर्वेटरीज। लुनार क्या है भाई? लुनार वर्ड कहीं पे आएगा उसको दिमाग में रख लो, ये मून के बारे में बात हो रही है, तो मून की ऑब्जर्वेटरीज के बारे में है। मून का सरफेस और मून सारी चीजें जो हैं उसी के बारे में पूरा पूरा है ये चीज, कि भाई मून का सरफेस और ये सब चीजें किस प्रकार से रहेंगी। तो हमारे यहाँ पर मून की जो ऑब्जर्वेटरीज है उसके ऊपर, पहले मैंने कल भी बताया था कि स्पेस पे जो मलबा है उसके ऊपर भी काफी बातें चल रही है, उसको सुलझाने के लिए मैंने बताई थी आपको ये लास्ट क्लास में। तो वो भी एक है और एक ये भी है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पर हम लोग रीस्टार्ट कर रहे हैं। अब ये क्या चीज है भाई? ये है ऑप्टिकल टेलीस्कोप और रेडियो टेलीस्कोप्स के ऊपर। ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स है, रेडियो टेलीस्कोप्स है, जो कि यहाँ पर देखने में हेल्प करते हैं। क्योंकि अब क्या है ना कि अगर हम अर्थ से टेलीस्कोप्स लगाते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी लेयर्स हैं। आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर की कितनी सारी लेयर्स है, और बीच में बहुत सारे हमारे पास रेडियो टीवी सिग्नल्स वगैरह वो भी काफी सारे हैं, है ना? है ना अपने पास ये? तो ये सारी चीजें जो है ना वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं काफी ज्यादा। ठीक है, दिक्कत आ जाती है उसके अंदर, तो एक हिंड्रेंस क्रिएट करती है। तो सॉल्यूशन यही निकाला गया कि हम लूनार बेस्ड टेलीस्कोप्स निकालेंगे। अभी हम सारे टेलीस्कोप्स अर्थ बेस्ड रखते थे, तो ये बहुत पहले का ही एक आइडिया चल रहा है, क्योंकि जो मून है ना वो अपने को पूरा देखने के लिए एक काफी बढ़िया तरीके से चीजें दिखा सकता है, क्रिस्टल क्लियर हो सकती हैं। तो ये हम यहाँ पे कर सकते हैं, ओल्डेस्ट लाइट है ये यूनिवर्स की। तो ये चीज यहाँ पे बोली गई थी कि हम लुनार बेस्ड टेलीस्कोप्स को भी यहाँ पर लेकर के आ सकते हैं। सो वो बेसिक बात है, आप ये पढ़ सकते हो। ठीक है, अभी काफी सारे मिशंस भी हम लेके आ रहे हैं। एक तो मिशन आपको पता ही हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं नासा के साथ। अब जो है नासा भी इसके ऊपर कर रही है, इंडिया चंद्रयान यहाँ पे कर चुका है। चाइना भी अपना टेलीस्कोप लेके आ रहा है 2026 में। नासा भी कर रहा है, यूरोपियन की स्पेस एजेंसी भी यहाँ पे पहुंचने की कोशिश में है। ठीक है, तो नासा का भी बेर्कले लैब प्रोजेक्ट है 2025 में होने वाला है, ये भी पूरा लुनार मिशन है। तो काफी सारे मिशन ऑलरेडी लाइंड अप है
जो कि मून के ऊपर जुड़े हुए हैं। तो ये तो कुछ है ही इस तरीके की चीजें। तो बाकी अभी इंडिया का एक आ रहा है प्रत्युष मिशन। ये प्रत्युष हम लोग रेडियो टेलीस्कोप यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं मून की फार साइड में, थोड़ी दूर में, चंद्रमा के सुदूर भाग पर, प्रत्युष के नाम से, जो कि रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बना रहा है इसरो के साथ में। ठीक है, एंटीना रहेगा, एनालॉग रहेगा, सब कुछ यहाँ पर जो है डार्क एजेस से, जो है पुरानी पुरानी एजेस से पूरा पकड़ा जा सकता है। तो ये इस तरीके से किया जा रहा है। सो ये भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, ये आप रीड रीड कर लो कि क्या चीज है ये। ठीक है भाई, बेसिक बेसिक है ये चीज है, इसमें डाउट नहीं है रखना। ठीक है, चलो दोनों टॉपिक्स क्लियर हो गए। बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, इसराइल की डिफेंस की पावर। भाई इसराइल का तो डिफेंस का कंट्री, आपको पता ही है कितना बढ़िया डिफेंड करते हैं वो लोग, है ना। इसराइल का मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है, कंट्री को डिफेंड करता है। 300 से ज्यादा आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके, आर्म्ड ड्रोन्स है उनके पास। तो इजरायली डिफेंस फोर्स है वो ये कह रही है कि भाई ईरानी हमले को हमने विफल कर दिया, ईरान ने जो हम पे यहाँ पे अटैक किया था, कुछ मिसाइलें ही वहां पर गिरी थी। तो बस वही है कि इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है काफी ज्यादा मल्टी लेयर है, जिसमें जिसमें एयरक्राफ्ट, टूल, बैलिस्टिक मिसाइल, व्हीकल्स, बहुत सारी चीजें हैं इस सिस्टम में उनके पास। नई नई और भी चीजें जैसे कि एरो 3, एरो 2, डेविड स्लिंग, आयरन डोम, पेट्रियट एडवांस सिस्टम, काफी सारी चीजें जो कि इंडिया की, वहाँ सॉरी इसराइल की जो एयरफोर्स है वो पूरा संभाल रही है। तो इसराइल के डिफेंस सिस्टम में काफी फुल प्रूफ सेटिंग्स हो रखी है। एरो 2 और एरो 3 यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल्स को जो है रोक सकने को ताकत रखती हैं। वहां का सबसे फेमस तो हुआ था भाई बीच में आयरन डोम, वो उनका खुद का बनाया हुआ शॉर्ट रेंज का एक डिफेंस सिस्टम है, जो कि अप्रैल 2011 में आया था। लेकिन और भी सिस्टम है उनके पास, जैसे कि एरो 2, एरो 3 एग्जाम में आता है, एरो 2, एरो 3, डेविड स्लिंग, आयरन डोम, ये सब क्या है? तो भाई ये इजराइल के डिफेंस सिस्टम के नाम है, ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भाई, तो ये भी पढ़ लो। वैसे तो सामने लिखा हुआ है सब कुछ, मैं आपको वन बाय वन रीड करके भी बता रही हूँ। एरो सिस्टम उनका जो स्टार्ट किया, एरो 2 और एरो 3 सिस्टम है। ठीक है, मिसाइल आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर होगा तब भी उसको बचा सकती है, जैसे हाउती यमन ने यहाँ पे किया था तो उसको रोकने के लिए स्टार्ट किया था। हाउती याद है ना, हाउती ने रिबेल्स किया था। ठीक है, डेविड स्लिंग जो है स्टनर, ये भी मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है उनका, क्रूज मिसाइल को रोकने के लिए, बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए। आपको देखो, अगर आपको काफी इसमें इंटरेस्ट है और कभी भी आप डिफेंस में जाना चाहते हो, तो आपको ये जो है ना, जो मिसाइल्स होती हैं, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, इसमें डिफरेंस जरूर पता होना चाहिए। इसमें डिफरेंस पता होगा तो आपको फायदा बहुत मिलेगा इन चीजों से। तो मैं तो यही कहूंगी कि अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आपको सही रहेगा अगर आप इसको पढ़ लोगे तो आपको एक फायदा दे जाएगी ये चीज, क्योंकि एग्जाम के लिए ये चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। बाकी उनका एक आयरन डोम है, ये आप पढ़ सकते हो, मैं बता ही दिया था मैंने। यूएस मेड उनका एक पेट्रोइटिक सिस्टम चल रहा है। F-16, F-35 फाइटर जेट्स, जैसे अपने पास राफेल है, ठीक है, इस तरीके से है ना, ऐसे ही उनके पास भी है। अब ईरान ने जब अटैक किया तो इसराइल ने उस पर कैसे किया? इसराइल के सीनियर मिलिट्री ऑफिसर का ऐसा कहना है कि भाई इसराइल की वायु रक्षा प्रणाली में टर्मिनल चरों में प्रोजेक्टाइल को लक्षित किया जाता है, हमला करने वाले होते हैं जब, तो उन्होंने बोला कि हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वहां पर ही हम जो है वो उसको अटैक करने में स्टार्ट करते हैं। और ईरान ने जो है अपने पड़ोसियों को इसराइल पर अपने जवाबी हमले के बारे में पहले ही सूचित कर दिया था। ठीक है, जिससे क्या हुआ था, इसराइल को अपने हवाई अलर्ट को रखने में पर्याप्त समय भी मिल गया था, ताकि पता चल जाता है ना भाई दूसरी कंट्री यहाँ पर अगर लॉन्च करने वाली है तो अपन पहले ही तैयार है उस चीज के लिए, कि ऐसा हुआ है तो हम लोग पहले ही उस चीज के लिए बढ़िया रेडी है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। इसराइल और फलस्तीन, इंडिया इस पे क्या कर रहा है भाई? इंडिया, आपको पता है कि जब ये इसराइल फलस्तीन का जब ये हो रहा था पार्टीशन, तब इसके अगेंस्ट थे हम पहले से ही। इंडिया ने रिकॉग्निशन तो दे दी थी इसराइल को 1950 में। ठीक है, और फलस्तीन जो है लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को फलस्तीनियों ने के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भी यहाँ पर मान्यता दी थी। तो इंडिया यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी अभी अपनी भारत नीति के विघटन की ओर बढ़ रहा है, थोड़ा डिहाइफनेशन पॉलिसी यहाँ पे लेकर के आ रही है। ठीक है, तो ये है अपना पूरा इसराइल के बारे में। इसराइल इसराइल एक कंट्री है मिडल ईस्ट में, और
उन्होंने यहाँ पर जो है, अभी ही न्यूज आई है कि इसराइल ने ईरान के S-300 एयर डिफेंस सिस्टम पे पूरा अटैक किया है। ठीक है, कैपिटल है इसकी जेरूसलम, हमारे एशिया में ही पड़ती है। आसपास काफी सारी कंट्रीज आती है और इनकी एक वो है, क्या कहते हैं उसको, मतलब करेंसी, करेंसी जो है, करेंसी नहीं मतलब मैं कहना चाहती हूँ लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज है उनकी हिब्रू। ये भी आपको पता होनी चाहिए चीजें, हिब्रू उनकी लैंग्वेज है ऑफिशियल। वहां पे सबसे ज्यादा ज्यूज, अरब्स आपको देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम पॉपुलेशन उनकी। ठीक है, इनको इसराइल को पहले होली लैंड, कनान, फलस्तीन के नाम से जाना जाता था, काफी सारे नाम थे। बहुत सारे उन्होंने यहाँ पर, लोगों ने उनके ऊपर राज भी किया है, काफी सारी चीजें थी उनसे जुड़ी हुई। तो इसराइल जो है वो एशिया का पार्ट है, ठीक है, एशियन कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता है, और जूइश कल्चर वहीं से शुरू हुआ था। बढ़ते हैं हमारे अगले चीज की तरफ, कॉटन की डिक्लाइनिंग अपील। कॉटन की जो खेती है वो काफी ज्यादा कम होती जा रही है। इसी के ऊपर ये पूरा आर्टिकल है, कॉटन की डिक्लाइनिंग के ऊपर। 15 साल में पहली बार इतना ज्यादा रीच लो कर गई है। ये कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पर ये पूरी इंफॉर्मेशन बताई है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्रॉप डिक्लाइन क्यों हो रही है इस साल ज्यादा, उसके पीछे के फैक्ट्स देखेंगे। क्योंकि वहां पर एक बहुत ज्यादा एक डिजीज फैल गया है जिसका नाम है पिंक बॉलवॉर्म। ये आपको याद रखना पड़ेगा इस डिजीज का नाम, पिंक बॉलवॉर्म, जो कि अमेरिकन बॉलवॉर्म कॉम्प्लेक्स में देखा है, कॉटन क्रॉप्स में हिट करता है। ठीक है, कॉटन के फ्रूट्स उगने से मना कर देता है। और ये पेस्ट जो है, ये जो कीड़ा होता है, ये अपने आप ही एग्स ले कर देता है, उनके उनके कलियों, फूल और गेंदों पर अंडे देना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ये चीजें जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, और इसी को बचाने के लिए इंडिया ने बीटी कॉटन को लॉन्च भी किया था। बीटी कॉटन के नाम से उस पूरे को लॉन्च किया था ताकि इन सब चीजों को बचाया जा सके। पर वही है कि ये चीजें ज्यादा हुई नहीं है। इनकी जो है लगातार अभी जो बीटी कॉटन आ गई है, लेकिन फिर भी अभी ये चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं, अभी भी इसको सही नहीं रखा गया है। ठीक है भाई, तो ये आप देख सकते हो, पिंक बॉलवॉर्म जो है वो कॉटन के बॉल्स पे फीड होता है यहाँ पर, उनकी जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर कम होती जा रही है। कॉटन कल्टीवेशन कहाँ कहाँ पे होती है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा काफी ज्यादा ग्रो करते हैं, नॉर्थ वेस्ट में तो वहां पे भी प्रॉब्लम हुई है। पंजाब के इलाके में भी डिक्लाइन देखने को मिला है। राजस्थान में थोड़ा कम डिक्लाइन है, लेकिन पंजाब में काफी ज्यादा 32% डिक्लाइन हो गया। नॉर्थ इंडिया के जितने भी फार्मर्स हैं वो ये सब उगाने की जगह दूसरी चीजों को उगाना प्रेफर कर रहे हैं, धान, मक्का, गवार, मूंग, मूंगफली, क्योंकि वो कॉटन में प्रॉब्लम आ रही है। पंजाब में जहाँ पानी भी बढ़िया है, ठीक है, वहां पर फिर भी जो है किसान जो है धान की खेती वापस करना चाह रहे हैं। राजस्थान जहाँ पे थोड़ी पानी की भी कमी है, लेकिन फिर भी वहां पर जो है इन चीजों के ऊपर झुकाव देखने को मिल रहा है। लेबर कॉस्ट तो बढ़ती जा रही है, कॉटन के फार्मर्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, एक लेबर कॉस्ट का बढ़ना। अगर लेबर कॉस्ट भी बढ़ रही है और फिर भी खराब गुणवत्ता मिल रही है, तो फार्मर्स को तो नुकसान ही होगा ना। इसके अंदर तो सरकार को उस पर ही ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी अब। तो इंडिया की सबसे बड़ी यही है, एक तो रेनफॉल की प्रॉब्लम रह जाती है। ठीक है, कल्टीवेशन की कॉस्ट बढ़ती जा रही है। पेस्ट भी अलग अलग तरीके की आई जा रही हैं, रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, ठीक है, और चाइना से डिमांड यहाँ पे कम हो गई। थोड़ी प्रॉब्लम्स जो है ये हुई, पेस्टिसाइड्स बढ़ता जा रहा है। तो ये डिस्ट्रप्शंस काफी सारी देखने को मिल रही हैं। तो कॉटन जो है वो खारिफ क्रॉप है, जिसको 6 से 8 महीने चाहिए होते हैं बनने के लिए, 21 से 30 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है, 50 से 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए होती है। और इसमें ब्लैक सॉइल सबसे बेटर रहती है, ठीक है, जिसे हम रेगुड़ सॉइल भी कहते हैं, दूसरा नाम इसका। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में भी काफी ज्यादा मिलती है ये। पीएच रेंज भी अच्छा खासा टॉलरेट कर पाती है, लेकिन वाटर लॉगिंग जो होती है, जल भराव से ये संवेदनशील रहती है। ठीक है भाई, तो ये कॉटन के बारे में आप पढ़ सकते हो। इंडिया ने कॉटन का अपना खुद का नाम रखा हुआ है, कस्तूरी कॉटन के नाम से अपना खुद का ब्रांड है, कस्तूरी कॉटन लोगो भी है इसका पूरा। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा अगर किसी की जो मांग है, जो डिमांड है, वो सबसे ज्यादा कॉटन की ही है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो कॉटन जो है, कॉटन सीड से ऑयल भी बनता है, तो वो भी तीसरा सबसे बड़ा घरेलू उत्पादक वनस्पति तेल के रूप में यूज किया जाता है घरों में। तो कॉटन सबसे बड़ी हमारी कॉमर्शियल क्रॉप है। इसके लिए सर, इसको कई बार व्हाइट गोल्ड भी बोला जाता है। और सरकार ने इसके लिए कस्तूरी कॉटन लेके आया था, मैंने अभी बताया आपको। ये सरकार जो है हमारी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री लेके आई थी, ताकि इंडिया के कॉटन की एक अलग से पहचान मिल सके। बहुत अच्छी चीज है,
इंडिया के कॉटन को पहचान देने के लिए काफी अच्छा इनिशिएटिव है कि ये होना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये आप पढ़ सकते हो इधर। ये सारे जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। और सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है, न्यूनतम समर्थक मूल्य भी लॉन्च किया था। कॉटन भी उसमें हिस्सा है, ताकि फार्मर्स को एक मुश्त अमाउंट जो है वो मिले। उसके बाद सरकार ने सीसीआई स्टार्ट किया ही हुआ है, कॉटन कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, ताकि कॉटन के ऊपर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ध्यान दिया जा सके। कॉटन बोर्ड, इसके हेडक्वार्टर्स जो है वो महाराष्ट्र में लोकेटेड है। प्रॉपर ये देखने के लिए जितने भी कपास उगाई जा रही है उस पे फूड सिक्योरिटी मिशन भी स्टार्ट किया हुआ है, ताकि कॉटन की खेती को एक तरीके से स्टेप वाइज लिया जा सके। ठीक है। बढ़ते हैं हमारे लास्ट आर्टिकल की तरफ, एंटार्क्टिका के क्रॉनिकल्स। आप सभी लोग जानते हैं कि एंटार्क्टिका में अपना एक रिसर्च स्टेशन है। एंटार्क्टिका की बात हो रही है, कौन कौन सा? एक तो था भाई दक्षिण गंगोत्री, अब ये तो नहीं रहा, है ना, इसको डीकमीशन कर दिया गया। एक है भारती, और एक है मैत्री। ये हमारे एंटार्क्टिक में है। आर्कटिक में हमारे ज्यादा नहीं, क्योंकि आर्कटिक में ऑलरेडी यूएसए, कनाडा, रशिया के हैं। आर्कटिक में अपना एक ही है जिसका नाम है हिमाद्री। तो ये जो रिसर्च स्टेशन बने हुए हैं, यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने बोला है कि वो भारतीय रिसर्च स्टेशन पर ही दूसरी भी ब्रांच यहाँ पे बनाने जा रहा है। ठीक है। अभी तो भारती मैत्री वहां चली रहे हैं हमारे ऑपरेशन में। अब यहाँ पर जो है क्या बोला जा रहा है कि और भी हम लोग रिसर्च स्टेशन यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो 1984 में हम लोगों ने सबसे पहला रिसर्च स्टेशन बनाया था एंटार्क्टिका में, दक्षिण गंगोत्री, जो कि पहला अनुसंधान क्षेत्र बनाया गया था। 1989 में उसको हटा दिया गया था, क्योंकि ये जो पूरा रिसर्च स्टेशन था ये पानी में बर्फ में डूब गया था। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर मैत्री रिसर्च स्टेशन स्टार्ट किया गया 26 जनवरी 1990 में। फिर उसके बाद मैत्री का एक और बेस बनाया गया भारती, 3000 किलोमीटर दूर उससे। ठीक है, गोवा पोस्टल डिवीजन के अंदर ये आते हैं दोनों, दोनों ही। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी होते हैं लेटर्स, जो भी होते हैं अंटार्कटिका के डाकघर में आने वाले पत्र जो है गोवा में राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र की ओर भेजे जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, जो भी यहाँ पर अंटार्कटिका के लिए कोई भी साइंटिफिक अभियान यहाँ से निकलता है, तो वो शोधकर्ता पत्रों की खेप लेके साथ में जाता है। और फिर अनुसंधान आधार पर पत्रों को रद्द कर दिया जाता है, वापस लाया जाता है, डाक के माध्यम से वापस कर दिया जाता है, कैंसिलेशन की जाती है वहां पर। तो ये चीज है, अभी एक और स्टार्ट करने की यहाँ पर बात की जा रही है। पोस्ट डिपार्टमेंट इसको एक और स्टार्ट करने वाला है। तो यही है कि वहाँ का जो पोस्ट है वो काफी बड़ी चीज सर्व करता है, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क तो है नहीं, पोस्ट से सारी चीजें होती हैं। तो इंडियन पोस्ट ऑफिस तो इंडिया की गवर्नमेंट ही यहाँ पे पूरा देखती है। अगर मैं अभी बात करूँ कि भाई एंटार्क्टिका में क्या है, कैसी व्यवस्था चलती है, तो एंटार्क्टिक में क्या है कि किसी का क्लेम नहीं है वहां पर कि कौन सी कंट्री वहां पे रहेगी। ठीक है, तो वो है कि अगर हम वहां पे अपना पोस्ट ऑफिस बना भी देते हैं तो भी कोई समस्या नहीं आएगी इसके ऊपर। और वहां पर जो भी होती है चीजें, न्यूक्लियर टेस्ट करना, मिलिट्री ऑपरेशंस करना, वो सब वहां पे नहीं किए जा सकते। इंडिया का एंटार्क्टिक प्रोग्राम जो है वो ये एनसीसी पीओआर संभालती है। नेशनल सेंटर फॉर एंटार्क्टिक एंड ओशन रिसर्च ये पूरा संभालती है। इन्होंने जब से अपना पहला एक्सपेडिशन शुरू किया है दक्षिण गंगोत्री, तब से यही सारी चीजें जो है वहां पे साइंटिफिकली जो भी करना होता है वो देखती है, जो कि 1998 में बन चुका था। दक्षिण गंगोत्री पहला रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम था हमारा। बर्फ में डूबने के कारण हमने दूसरा स्टार्ट करा मैत्री के नाम से, 1989 में फिनिश हो गया। और ये अभी एक रॉकी माउंटेन्स के ऊपर बना हुआ है शिशमिचार ओएसिस के नाम से। ठीक है। और मैत्री के अराउंड हमने एक आर्टिफिशियल लेक भी बनाई है जिसका नाम है लेक प्रियदर्शिनी। वो सब कहाँ बनाया है इंडिया ने? एंटार्क्टिका के ऊपर। और भारती हमारा अभी बना हुआ है, 2012 से चल रहा है। ठीक है, ताकि जो है एक बेटर तरीके से कठोर मौसम के बावजूद भी सुरक्षा में काम करने के सक्षम के उद्देश्य से बनाया गया। ठीक है। मैत्री के ईस्ट में 3000 किलोमीटर दूर भारती को बनाया गया है। ये है। ठीक है। क्या हमारी एंटार्क्टिका के अलावा कहीं और भी रिसर्च फैसिलिटीज हैं? तो बिल्कुल, रिसर्च वर्क हमारे और जगह पे भी चल रहे हैं। सागर निधि के नाम से चल रहा है, सागर निधि के नाम से है। आइस की वेसल चल रही है, ये सब ये वहीं पर ही है। ये सब ऑस्ट्रेलिया उसमें एंटार्क्टिका में ही है। ठीक है, शिप वहां पे यूज की जा रही है। तो ये है काफी चीजें, इसी को एंटार्क्टिक ट्रीटी सिस्टम कहते हैं, ताकि एंटार्क्टिका में हर हर कंट्री का कुछ ना कुछ शेयर है। तो वो एक बेटर बनाने के लिए यहाँ पे चीज की जा रही है। ठीक है, आप ये पढ़ सकते हो एंटार्क्टिक फ्रेमवर्क, जिसमें एंटार्क्टिका को
पीसफुल पर्पस के लिए यूज किया जाएगा फॉर लाइफ टाइम। कोई और कंट्री भी यहाँ पर एंटार्क्टिका को इस्तेमाल करना चाहती है, उसमें रिसर्च वर्क करना चाहती है, तो बिल्कुल कर सकती है। पर वो सिर्फ रिसर्च वर्क के लिए होगा। वहां पे जाके आप न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हो तो भाई जो हाल बाकी जगह का हो रखा है वहां पे भी वही हाल हो जाएगा। तो वो चीज यहाँ पे छोड़ दी जाएगी और इसमें ये चीज का ध्यान रखा जाएगा। समझ गए भाई? ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। पर चैलेंजेस भी खूब है इसके अंदर, है ना। वहां पर ऑयल की कमी होना, जरूरी नहीं है कि हर कंट्री इसके ऊपर माने। क्लाइमेट चेंज भी वहां पे बहुत ज्यादा होता है। कॉन्टिनेंट पहले कैसी थी, आज के टाइम पे कैसी हो चुकी है। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। ट्रीटीज तो चली रही हैं। 1959 की है, 1972 की, 1980 की। ट्रीटीज तो काफी सारी वहां पर हम लोगों ने साइन करी कि हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो वो आप रीड कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ये फ्री रीड के लिए है। बाकी ये आपको मैंने बता ही दिया। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, ये इसका जो है अपनी ये सारे के सारे ओशन और पोल्स पे जाने के लिए है, रिसर्च वर्क करता है। 1998 में बना था, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है और ये सारी चीजों को संभालता है। पोल पे जाने वाली और जितनी भी अपनी ये अंटार्कटिका में जाने वाली है, ओशंस में जाने वाली सारी चीजों को संभालता है। इसकी देखो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ो, ये है आगे इसके उत्तरदायित्व में, ये देखो यहाँ पे रीड करो। जो मैत्री और भारती और हिमाद्री बताया था ना, हिमाद्री आर्कटिक में है। ठीक है, सागर कन्या करके है। सारी जितने भी ओशन की चीजें हैं ये लोग गोवा में लोकेटेड है, इसलिए गोवा के थ्रू ये चीजें चल रही हैं। जितनी भी ये चीजें लोकेटेड है ना, इन सारी चीजों को यहाँ पर जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे ही सारी चीजें यहाँ पे करवाई जाएंगी। ठीक है भाई, रीड कर लेना इस पूरे को भी, कब बना था, किसके अंडर आता है, क्या काम करता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलो, आज बढ़िया आर्टिकल्स को और पढ़ते हैं। एक बढ़िया क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ की गेम याद है ना, भारत ने भी होस्ट करी थी कॉमनवेल्थ की गेम्स। तो वही चीज हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि जो कॉमनवेल्थ की गेम्स है ये मल्टी स्पोर्ट इवेंट होता है। आपको पता है कि बहुत सारे कॉमनवेल्थ के नेशंस आते हैं। ये वही कंट्रीज हैं जो कि ब्रिटिश के एक टाइम पे कभी कॉलोनी रही हैं, उपनिवेश में रही हैं। 1930 में पहली बार शुरू हुआ था। एक ही बार ये कैंसिल की गई, हर 4 साल में होते ही होते हैं। 1942 में जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था सिर्फ तब नहीं हुए थे, उसके बाद से कॉन्टिन्यूस चल रहे हैं। 2022 2026 में होंगे और 2030 में। ठीक है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स है, आप पढ़ सकते हो। फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। ठीक है, आप पढ़ लो सारी इन्फॉर्मेशन, तो वैसे ठीक ही लिखी हुई है। 56 कंट्रीज का ग्रुप है, जिसमें कौन कौन सी कंट्रीज आपको मैंने बता दी जो कि ब्रिटिश के एक समय में कभी कॉलोनी हुआ करते थे। इसके अंदर बहुत सारी गेम्स होती हैं, जैसे कि आर्चरी, बॉक्सिंग, क्रिकेट, जूडो, हॉकी, स्क्वैश, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस, टेनिस, रेसलिंग, जिम्नास्टिक्स, और ये बीच वॉलीबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन होता है, वेट लिफ्टिंग होती है, सब चीजें खेली जाती है इसमें। ठीक है। तो यहाँ पढ़ सकते हो, ब्रिटिश वास्तव में क्षेत्रों के लिए राज्य का प्रमुख है, जबकि 5 देशों में जैसे कि ब्रुनई, इस्तानवी, इस्वातिनी, इस्तानवी भी पढ़ते हैं, लिसोथो, मलेशिया और टोंगो, यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे जो है अलग से सरकारों ने निर्वाचित किया था। बाकी सब में ये इस तरीके से रहा है। ठीक है भाई। क्वेश्चन आता है कि क्या इंडिया ने कभी ये चीज होस्ट करी है, तो बिल्कुल इंडिया ने इसको होस्ट किया है। मैंने आपको बताया ही था, इंडिया दिल्ली में 2010 में हुए थे। केवल एक ही बार हुए हैं, तो एक ही बार है ये चीज। ठीक है भाई। चलो, लास्ट क्वेश्चन आज का देख लो, ऑपरेशन मेघदूत। ये भी बड़ा एक टाइम पे फेमस रहा है, ऑपरेशन मेघदूत। ये क्या है, कब हुआ था? 1984 में हुआ था, जब लद्दाख में पूरा इंडियन आर्मी जो है वो लेना चाहती थी। 40 साल हो गए इसको, सियाचिन ग्लेशियर पे, और इसमें इंडिया जीत गई थी। सियाचिन ग्लेशियर को हमने अपना पार्ट बना के अभी वो लद्दाख का पार्ट बना लिया। उस समय इंडिया और पाकिस्तान की ये जो लड़ाई हुई थी, इसमें इंडिया की तरफ से प्रेसिडेंट थे उस समय ज्ञानी जेल सिंह, और उस समय लेफ्टिनेंट जनरल थे पीएन हून, और उस समय पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे जिया उल हक। तो ऑपरेशन मेघदूत एक कोड नेम था, जब 13 अप्रैल 1984 को इतनी ऊंचाई पर सियाचिन ग्लेशियर, सबसे ऊंची बैटल फील्ड के ऊपर जाकर के हमने ये चीज अपने आप में हासिल करी थी। सियाचिन ग्लेशियर जो है ना, जो अपना अभी नदन पॉइंट है, वो हमने पूरा का पूरा हासिल कर लिया। तो आप पढ़ सकते हो। 13 अप्रैल 1984 को शुरू किया भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने। लद्दाख के क्षेत्र में यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर को आगे बढ़ा लिया, और 70 किलोमीटर तक सियाचिन ग्लेशियर के सभी सहायक ग्लेशियरों को, सोल्टेरो रिज,
सियाला, बियाल फोर्ट, गोरला सब पर अधिग्रहण अपना कर दिया था। जुलाई 1949 में कराची समझौते के बाद से सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय ये चीज बनी हुई थी, इसलिए ये चीज हमने अब हासिल जो है वो कर ली है। 1949 में कराची अग्रीमेंट हुआ था, जिसमें ये नहीं बताया था कि सियाचिन का कितना हिस्सा इंडिया के पास है, कितना पाकिस्तान के पास है। तो इस चीज के ऊपर पूरा सॉर्टेड आउट करके अब इंडिया की गवर्नमेंट ने प्रॉपरली इस चीज को हासिल कर लिया था। कब? 1984 में। उसी का नाम है ऑपरेशन मेघदूत। तो यही ऑपरेशन मेघदूत जो है वो याद रखिएगा। उस समय उसे वहां के लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हून जो है वो पूरा चीज देख रहे थे, और ये इंडियन आर्मी ने शुरुआत करी थी। ठीक है। अभी ये न्यूज में आ रहा था क्योंकि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने इस ऑपरेशन के ऊपर एक टिप्पणी देते हुए ये बोला है कि हमारे इंडियन आर्मी के मिलिट्री के पूरे इतिहास में सबसे बड़ा गोल्डन चैप्टर है। तो इसलिए ये चीज, वो अभी गए थे ना यहाँ पर, विजिट करने गए थे, इसलिए ये चीज न्यूज में आ गई, तो इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया। ठीक है, आप देख सकते हो। बाकी इसमें थर्ड स्टेटमेंट को पढ़ लेना, वो गलत लिखी हुई थी। बाकी आप ये पढ़ सकते हो कि इस तरीके के जो भी यहाँ पर ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, तो इन ऑपरेशंस परफॉर्म करने पर उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और अभी रिलेशंस कैसे हैं नेबरिंग कंट्री के साथ, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। आप इसमें मैप की हेल्प ले सकते हो कि भाई ये जम्मू है, ये कश्मीर है, ये लद्दाख है, इधर पीओके है, इधर सीओके है, ये रीजन है, यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर आता है, और इस तरीके से जो है नेबरिंग कंट्री के साथ पीओके सीओके की वजह से क्या क्या चीजें हो रही हैं, और ये किसका हिस्सा है, कैसे है, वो सब चीजें आप धीरे धीरे करके यहाँ पे बता सकते हो। इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है। सो ये रीड रीड कर लो और इनको अपने हिसाब से लिख लो। एक्सप्लेनेशन है पूरी ये वाली। सो ये इजी रहेगा इफ यू लाइक इसको पूरे को लिख के लर्न कर लोगे, तो ये काफी ज्यादा आपको इजी रहेगा। ठीक है। सो इसको ये कंप्लीट करो भाई। लिखो इन सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को, ये सब एग्जाम के लिए एग्जैक्ट सेम इंफॉर्मेशन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है भाई, यहाँ तक कंप्लीट करिएगा। बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, इसी के आगे और चीजों को कंटिन्यू करते हुए, इसी के आगे और फैक्ट्स को पढ़ते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।